हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव कंप्लीटेड विद सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देखो मॉड्यूल मिल गई, सिर्फ तेको मिली, बाकियों को नहीं मिली। आज आ जाएंगी, आने की है, ठीक है। आ जाए जब तब एक बार बता देना, हम एक बार मॉड्यूल भी रेफर कर देंगे पटापट पटापट वाला। आज नहीं। आपको याद होगा हम जो पढ़ रहे थे वो सेक्शन क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे ना, मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे थे, याद है क्या आपको? कौन सी मेथड हो गई थी इसमें? ये चारों हो गई थी ना हमारी, चारों नहीं पांचों हो गई थी। ग्राफिकल मेथड, हाइलो मेथड, एनालिटिकल मेथड, कंपैरिजन एंड लीस्ट स्क्वायर, ये हो गई थी। और अगर मैं उसके पहले याद दिलाऊं तो एक्चुअली जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बड़ा वाला ए बाई नेचर करवा चुका हो, फंक्शन करवा चुका हो, वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी या बिहेवियर कॉस्ट जो था, इसी की वजह से तो हम एक पैरेलल टॉपिक पे निकल गए थे ना। अब हमारे बचे कितने हैं? ये तीन बचे। कौन से? कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी एंड, चलो लिखो, अगला हेडिंग लिखो आपकी कॉपी में। क्या लिखोगे आप? डी, कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंट्रोलेबिलिटी में दो है कॉस्ट। कौन से कॉस्ट है? कंट्रोलेबल एंड, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कौन से दो कॉस्ट हो गई? कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, देखो इसका डेफिनेशन क्या है कंट्रोलेबल का? कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? विच कैन बी कंट्रोल। और नॉन कंट्रोलेबल मतलब विच कैन नॉट बी कंट्रोल। मतलब सिंपल वर्ड में, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल है। जिसको नहीं कर सकते वो नॉन कंट्रोलेबल है। अगर मैं बोलूँ आपके इधर में पावर का इशू है, पावर बहुत बार जाता है, पावर फेलियर बहुत बार होता है, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर इंस्टॉल अ जनरेटर और इंस्टॉल एन इन्वर्टर। जनरेटर लिया तो कैसा, डीजल वीजल लाना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है डीजल है या नहीं है, थोड़ा काम बढ़ जाता है बाद में, तो लोग जनरेटर अवॉइड करते हैं। बट जनरेटर पड़ रहा है 10,000 रुपये का और इन्वर्टर पड़ रहा है 25,000 रुपये का, बैटरी बैटरी के साथ। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो ये जो 15,000 है आप ये अवॉइड कर सकते हो ना, 15,000 अवॉइड कर सकते हो, 10 तो लगेगा ही, यानी ये 10 तो लगेगा ही, मतलब ये कंट्रोलेबल है। और ये वाला जो कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है? नॉन कंट्रोलेबल है। मतलब 10,000 तो लगेगा ही, 10,000 के बगैर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकालना है तो 10,000 रुपये हमको मिनिमम तरफ में स्पेंड करना पड़ेगा। तो कंट्रोलेबल कौन सा हो गया? कंट्रोलेबल कौन सा हो गया हमारा? 15,000। और नॉन कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल कितना हो गया हमारा? 10,000। तो 10,000 विल बी कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलेबल। समझ में आया क्या? लिख लेंगे इसको। हुआ?
हो जाए तो एक बार बोलना, आगे बढ़ेंगे। अगला जो कॉस्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, ई। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के दो एलिमेंट्स है, एक है नॉर्मल और एक है एब नॉर्मल। दो कौन से बोला, वापस बोलो एक बार। एक हो गया नॉर्मल, दूसरा हो गया एब नॉर्मल। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, काय की बात करते हैं रे बेटा, नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल में क्या आता है? नॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल मतलब विच कैन बी अवॉइडेड, सॉरी उल्टा लिख दिया, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। और एबनॉर्मल मतलब विच कैन बी अवॉइडेड। एग्जाम्पल के तौर पे इसके, ये आपको ज़िंदगी में आगे भी बहुत बार आएगा। जैसा मान के चलते हैं, अगर मैं किसी लेबर को 12 आवर के हिसाब से पैसा दे रहा हूँ, कितना रुपया दे रहा हूँ? मान लेते हैं 12 आवर के हिसाब से, पर आवर के मैं उसको 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये देता हूँ दिन में काम करने के। अब ये 12 आवर में से वो एक्चुअल वर्क किया उसने, 10 घंटे में से उसने एक्चुअल 10 आवर ही वर्क किया। कितने घंटे काम किया उसने? 10 घंटे। और उसमें से जो ब्रेक वेक लिया उसने, नॉर्मल ब्रेक वगैरह लिया, वो 1 आवर का लिया। नॉर्मल ब्रेक कितने घंटे का लिया उसने? 1 आवर का। 1 घंटे का ब्रेक वगैरह लिया उसने, छुट्टी वुट्टी लिया, तो लगता है ना हाफ आवर का लंच ब्रेक या 15 मिनट का, ऐसा ऐसा लेकर उसने उसको मैनेज किया हुआ है। और जो वो है, क्या बोलते हैं हमारा, इसके अलावा 1 घंटे तक वो वेट कर रहा था। तो क्या लगता है, जो 10 घंटे का पैसा दिया, ये तो नॉर्मल कॉस्ट है मेरा, हाँ या ना? जो उसको मैंने ब्रेक दिया, ब्रेक, ये भी तो नॉर्मल है ना। बिना ब्रेक के काम कर पाएगा क्या? मशीन है क्या? इवन मशीन को भी कूल डाउन पीरियड तो लगता ही है ना। तो लेबर से अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? अगर मेरे को लेबर से 11 घंटे का काम करवा नहीं, 10 घंटे का काम करवाना है, तो मेरे को 11 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे, हाँ या ना बोल? लेबर को अगर मेरे को 10 घंटे का काम करवाना है, तो 1 घंटे का ब्रेक देके 11 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे ना। बट ये वाला जो है वो काम करने को तैयार था, बट वो वेट कर रहा था, तो ये कौन सा लॉस हो गया हमारा? एबनॉर्मल लॉस। इसको अवॉइड किया जा सकता था ना। अवॉइड कैसे कर सकते थे? बेटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लगा के, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेंट्री टाइम पे अवेलेबल करवा देते थे, तो ये लॉस होता क्या? तो ये लॉस अनअवॉइडेबल, ये लॉस अवॉइडेबल था ना। ये वाला जो लॉस है अवॉइडेबल है ना, हाँ या ना? तो ये कौन सा लॉस हो गया हमारा? एबनॉर्मल। जैसा होता है ना, गाड़ी आ रही थी, अभी कई बार होता है, पेट्रोल की गाड़ी होती है, डेपो से जब भर के आती है, तो रास्ते में थोड़ा सा पेट्रोल इवेपोरेट होके उड़ जाता है। अरे या तो आपने देखा होगा, आप ये पानी देखते हो, सुबह सुबह आते होंगे अगर आप क्लास के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे टैंकरों में पानी भर भर के जाता है, देखा है क्या आपने? तो अगर 10,000 लीटर पेट्रोल भरा उसमें, तो जब तक वो पहुंचता है वहाँ पे 9,500 लीटर पहुंचता है, 9,000 पहुंचता है, क्यों? वो रास्ता भर धोते हुए जाता है वो रास्ते को, है ना। ब्रेक मारा, पानी झलक गया, फिर स्पीड बढ़ाया, पानी पीछे झलक गया, गिरते गिरते जाता है ना। तो वो जो पानी गिरते गिरते जा रहा है, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है कि वो लगेगा ही? वो लगेगा, उसको एकदम एयर टाइट बंद नहीं कर सकते आप। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। बट अगर मान लो रास्ते में जाते जाते वो टैंकर पलट गया, और वो टैंकर में से मान लो 4,000 लीटर बह गया, तो वो 4,000 लीटर को बचाया जा सकता था ना। कैसे बचाया जा सकता था? एक्सीडेंट ना होके, या इंश्योरेंस निकाल के। क्या निकाल के? इंश्योरेंस। तो वो क्या हो गया हमारा? अवॉइडेबल हो गया। तो वो कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, जिसको अवॉइड कर सकते हैं या तो आप मैनेजमेंट से या तो इंश्योरेंस से। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो वो कौन सा लॉस कहलाया जाएगा? लिख लो।
ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया है इसमें, हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने कंट्रोल देख लिया और नॉर्मेलिटी देख लिया। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या था? जिसको हम अवॉइड यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो कंट्रोलेबिलिटी है उस पर एक एग्जाम्पल ले रहना रह गया। मैंने क्या बोल रहा था? जनरेटर का जो कॉस्ट है वो नॉन कंट्रोलेबल है, बराबर है, ये तो लगने ही वाला है। और मैंने इन्वर्टर पे जो डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस, इसको कंट्रोलेबल बोला। आपको नहीं लगता है पूरा का पूरा 25,000 ही कंट्रोलेबल है? ये वाला 25 पूरा ही कंट्रोलेबल है? रहे अंधेरे में, लगाना ही जरूरी है क्या? तो आपको नहीं लगता एवरी कॉस्ट विल बी कंट्रोलेबल कॉस्ट? एवरी कॉस्ट विल बी कंट्रोलेबल कॉस्ट। अवॉइड ही कर दो ना उसको, मत करो। रहे अंधेरे में, किसी ने रोका है क्या तेरे को? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये कंट्रोलेबल है वो अनकंट्रोलेबल है, एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल। आप चाहो तो अंधेरे में रहने का ऑप्शन आपको हमेशा से है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। बढ़ो आगे यहाँ से। तो ये था हमारा ये। अच्छा, दूसरा लास्ट जो है हमारा मैनेजियल डिसीजन। मैं ये अभी आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो सर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ना एक हल्का सा फ़र्क है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंट ऑपरेशन। अब ये इसका मीनिंग क्या है ना, ये जो ये कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैं ऐसा नहीं समझा पाऊंगा आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक डेडिकेटेड चैप्टर ही है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे एक चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्ट पे एक चैप्टर है। जब ये दोनों समझ में आ गया तो ये कॉस्ट समझ में आ जाती है। डिफरेंशिएट कॉस्ट का कंसेप्ट मैं बहुत बार यूज़ करूँगा एप्लीकेशन में। इम्प्यूटेड कैपिटलाइज, ये सब हम धीरे धीरे आगे कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सेक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सीएमए में तो इन्होंने यहाँ पे कवर किया भी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर किया हुआ मिलेगा आपको। कहाँ कवर किया हुआ मिलेगा आपको? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में। बट फिर भी ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये आप कब पढ़ोगे? बाद में। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? बढ़ो आगे यहाँ से। चलिए वापस आ जाते हैं। हमने अब एक बार मैं ये चैप्टर को अब कंक्लूड करने के कगार पे हूँ। ये नोट्स मिल गए क्या आपको? नहीं, हाँ भेजिए सर। मैंने ग्रुप में तो भेज दिया हूँ, प्रिंट आउट मिला है क्या आपको नोट्स का? नहीं। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ, एक बार मैं बाहर से पूछ के आता हूँ क्या स्टेटस है। एक मिनट, जब तक क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हो चुका है इसमें से देखो। सर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स नहीं किया। बताता हूँ। अभी कहता आपके पास नोट्स है एक जन के पास, तो एक बार जाके देखेगा कि सर हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। मेरे को मालूम नहीं किया है, क्योंकि उस पर डेडिकेटेड चैप्टर ही है ना। अभी पढ़ा के क्या करूँ? मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में से वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई है जिस पे चैप्टर है। तो वो जब चैप्टर है तब हम पढ़ ही लेंगे। तभी इंट्रोडक्शन में हल्का हल्का पढ़ा के मैं टाइम पास करूँ, उससे अच्छा वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हो ही जाएगा डिस्कशन। समझा ना? तो बहुत कुछ है उसमें से जो अभी मैंने नहीं करवाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर चैप्टर है। दिखाओ क्या? अभी खोल के दिखाओ क्या? सर एकदम से दिखा दो। अच्छा, एक काम करो, पहले मैं कुछ चीज़ें पढ़ा देता हूँ, फिर हम वो इंट्रो वो खोल भी लेंगे, है ना? टाइम थोड़ा सा हमारे पास। शुरू करूँ क्या? मेरा ये हो चुका है कॉस्ट का मीनिंग। याद दिलाओ मेरे को, कॉस्ट का मतलब क्या था? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हुआ। कॉस्टिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब ही रिकॉर्डिंग है ना। मैंने लैंग्वेज लिखाया था रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग लिखवाया था। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने नहीं पढ़ाया था। जब ये दोनों साथ में होती है ना, कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग साथ में होती है, तो उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं।
द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. एप्लीकेशन साथ में जब हम लगाते, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग. इन्होंने बहुत वाहियात डेफिनेशन लिखी है, हमारी तो भी ठीक है. कॉस्ट मैनेजमेंट, ये मेथड्स है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट. अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं तो उसको कई बार कॉस्ट मैनेजमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, एनालिसिस करना है. ऑब्जेक्टिव थोड़ा फास्ट में पढ़ लेते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बोल. पहला, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट निकालना है. अच्छा, कॉस्ट निकाल लिया तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना. बेसिक कॉस्ट शीट याद है ना, हमने किया था. कॉस्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट कंट्रोल. तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया? कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया? वो फर्नीचर वाला एग्जांपल याद है ना, मैंने सोचा था 5,000 में बनेगा, एक्चुअल में 7,000 में बना. कितने ज़्यादा लगे? 2,000. तो ढूंढो ये 2,000 ज़्यादा क्यों लगे. तो उसकी स्टेप्स है. डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. 5,000 में फर्नीचर बनेगा, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. ये बजट बनाया ना मैंने, सबसे पहले क्या बना लेंगे हम? बजट. फिर बजट करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे. एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे यानी फर्नीचर बनाएंगे ना. और फर्नीचर बनाने के बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को. किसको कंपेयर करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड यानी बजट को. और फिर एनालाइज करेंगे कि वाई देर इज अ वरांस. वरांस मतलब वाई देर इज अ डिफरेंस, चेंज. तो वो जो है वो जानेंगे. ये पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉस्ट कंट्रोल. बजट बनाओ, परफॉर्म करो, परफॉर्म करने के बाद डिफरेंस निकालो, और वो डिफरेंस जिन कारणों की वजह से आया वो ढूंढने की कोशिश करो. ये पूरे प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट कंट्रोल. क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट कंट्रोल. समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे. अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन. जब मैं कॉस्ट रिडक्शन की बात करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ, कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या हुआ? क्यों हुआ? ज्यादा खर्चा क्यों लगा वो जानना है. कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? खर्चा छोड़ और कम करूंगा. 5 क्या मैं 4 में बनाएगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी कैसा होगा? बल्क खरीद लूंगा तो बल्क डिस्काउंट ले लूंगा. लेबर को मैं 12 घंटे में काम करने लगाता था, अब 10 घंटे में ही काम करने लगाऊंगा. तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज लगा के अगर मैं मेरा कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट रिडक्शन. बहुत सारे कॉस्ट रिडक्शन टूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा भी. जब हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे ना, उसमें कॉस्ट रिडक्शन के टूल्स भी हम पढ़ते जाते हैं. तो कैसे कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कैसे करें कम, वही डिसीजन लेंगे तब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाती है. वही जब डिसीजन लेता वो क्या बन जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्लियर है? तो यहाँ पर उसने एक छोटा सा डिफरेंस भी दिया हुआ है, उस पर आता हूँ मैं. असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वही है. कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो ना. तो 5 ऑब्जेक्टिव थे. कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है. कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल क्या रहता था? ये मेंटेन करने के काम आता था. इससे ज़्यादा खर्चा लगने मत दो बोलता था. ये क्या बोलता था? इससे ज़्यादा खर्चा लगने मत दो. कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता था? कंटिन्यूसली रिड्यूस द कॉस्ट. रिडक्शन क्या बोलता था? कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करो? रिड्यूस करते रहो. अभी ये हुआ, इससे और कम करो, इससे कम करो. ये क्या होता है? अटेंड कॉस्ट कंट्रोल में लोएस्ट पॉसिबल. जो पॉसिबल है बस उतना अचीव हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया. ये क्या बोलता है? जो लोएस्ट है मैं अगली बार इससे और कम करूंगा, है ना. चेंजेस विल रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट. और कम और कम और कम और कम. बराबर है. ये पास्ट और प्रेजेंट पे है. हमने क्या प्लान किया, हमसे क्या हुआ. ये काय पे रहता है? अभी ये हो रहा है ना, इससे मैं और सस्ता करके दिखाऊंगा. रिडक्शन क्या बोल रहा है? अभी जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा था, मैं आगे और कम में करके दिखाऊंगा. इट इज वाई इट इज कॉल्ड एज करेक्टिव. करेक्टिव मतलब आप धीरे सही करने की कोशिश कर रहे हो ना. आप अब तक जो कर रहे थे वो गलत था, इसको सही करते जा, सही करते जा, सही करते जा. और इसको क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव. वाई प्रिवेंटिव? प्रिवेंट कर रहे हैं. अब तक जो हो रहा था वो होने दो, बस चलने दो वैसा. कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन द टारगेट्स आर अचीव. टारगेट अचीव हो गया, 5,000 में बनना था, 5,000 में बन गया, मेरा काम खत्म हो गया. और वहीं अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो इसका नो विजिबल एंड है. जब तक 0 रुपए में फर्नीचर तैयार नहीं होगा तब तक हम रिडक्शन करते रहेंगे. बट 0 में कभी तैयार हो सकता है क्या? 1,000 में हुआ, 800 में हुआ, 900 में हुआ, 800 में हुआ, 750 में हुआ. और कम और कम. हावरट पना है यहाँ कम कम करने का. जब तक हम 0 पॉसिबल नहीं है तो इट इज हैज नो विजिबल एंड. समझ में आया क्या? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. क्या टॉपिक है वापस बोल. अच्छा, एक सवाल का जवाब देना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप? ऑब्जेक्टिव एम है और स्कोप
देखो, अगर हम कोई नई चीज़ डेवलप करते रहते हैं ना, हम कोई नई चीज़ डेवलप करते रहते हैं तो हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। हम क्या सेट करते हैं कि हमको ये डेवलप करना है, हमने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया। हमको ये डेवलप करना है, हमने क्या बना लिया, ये कि भैया हमको ये बनाना है, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये, हमको ये बनाना है, उसका ऑब्जेक्टिव। तो बनाने के वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉस्ट निकल जाए, सेलिंग प्राइस निकल जाए, कंट्रोल हो जाए, रिडक्शन हो जाए और मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले पाए। ये 5 ऑब्जेक्टिव थे हमारे। अब जब ये बन जाता है ना, बनाना चालू किया, अभी तक मैंने वो कंसेप्ट बना लिया है कि बनाना बाकी है, तब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया। फिर जब मैंने कंसेप्ट बनाया तब मेरे को पता चला, अरे इसको तो मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको तो मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको तो मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ यूज़ कर सकता हूँ को क्या बोलेंगे हम, स्कोप। उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोप। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। फर्क समझा क्या स्कोप और ऑब्जेक्टिव के अंदर में, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव विल इंक्लूड स्कोप, सॉरी स्कोप विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव ना। स्कोप में तो ऑब्जेक्टिव होगा ही कि भैया ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट करने ही थे। देख लो इसमें पॉइंट्स कॉमन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट। रिकॉर्ड करना हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या, कि निकालना ऑब्जेक्टिव था। तो आपको नहीं लगता ये एडिशनल है, ऑब्जेक्टिव से ये एडिशनल है, हाँ या ना बोल। जब मैंने कैलकुलेट करना चालू, मैंने कंसेप्ट बनाना चालू किया तो मेरे को पता चला साला बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको लिख के भी रखना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग बाद में आया। एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे हम डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ऊपर भी था। कंपैरिजन तो ऊपर भी था, कंट्रोल में था ना कंपैरिजन, कंट्रोल, रिपोर्ट। रिपोर्ट भी हमने बाद में ऐड किया है, समझो रिपोर्ट भी हमने बाद में ऐड किया है ना। और ये है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ये भी बाद में ऐड हुआ है। वाई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बाद में ऐड हुआ है, फिर हमने बोला लॉ को, बोला अब आप लॉ के हिसाब से इसको कंपलसरी भी कर दो, लॉ के हिसाब से क्या करो, इसको कंपलसरी भी कर दो। तो ये भी बाद में ऐड हुआ है, ये भी बाद में ऐड हुआ है। बोलो हाँ या ना, पक्का श्योर, समझ में आया फर्क, क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से। ऑब्जेक्ट हो चुका था, जिसका कॉस्ट निकालना है वो यूनिट, उसके स्मॉल पार्ट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। और ड्राइवर्स, क्वांटिटी जो यूज़ होती है उसके अंदर में, क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में 2 मिनट बाजू में रख रहा हूँ। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपको वैसे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है वो आपका कौन से सब्जेक्ट में आता है, ग्रुप 2 में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस 3 है। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है, क्यों एक्सपेंसिव है उसका कारण बताता हूँ। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कर ही रहा हूँ, ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट बना रहा हूँ ना, साथ में मेरे को एक और अकाउंटिंग बनानी है, तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, एक एक्सपर्टीज लगेगी कि नहीं लगेंगी। रिक्वायर्ड रिकन्सिलेशन। वाई रिक्वायर्ड रिकन्सिलेशन, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग हो रही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग जाएगा। तो आपको नहीं लगता इसको रिकनसाइल करने के लिए रिकन्सिलेशन भी बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। और साथ ही साथ में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, क्या है वापस बोलो, वाई डज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जो आप हरकत पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे हो वही चीज़ आपको दोबारा काय में करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इट इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कंपनी पे जरूरी होता है कि नहीं, इसकी लिमिट है, एक पर्टिकुलर आई थिंक 200 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर जाता है उनको कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी। ये लॉ में पढ़ोगे आप, कहाँ पढ़ोगे आप, लॉ। वो मेरा डोमेन नहीं है, वो लॉ में पढ़ाएंगे आपको, टीचर की किस लिमिट के ऊपर जाते हैं तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी होता है। 129 सेक्शन में पढ़ोगे आप, कौन सा सेक्शन, 129 128 या अकाउंटिंग के सेक्शन से, उसमें आएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, पक्का श्योर, बड़े आगे यहाँ से। फिर यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से यहाँ पे मैटर कंप्लीट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे मैं आऊँ उसके पहले, तुम्हारे अंदर मज़ा आ रहा था ना तुमको करने को, चलो आओ करवाते तुमसे, है ना। तेरे पास मॉड्यूल है ना, तेरे पास, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, सो दैट यू विल फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं सर ने मॉड्यूल भी एक बार हमारी गो थ्रू करवा दी करके। चेहरे पे आ रहा है, देख इरिटेट तो मेरे को भी हो रहा है। इसको कम कैसे करते, इज अ गुड क्वेश्चन वैसे तो। भाई ये इसी का रिमोट है ना, कम हुआ क्या, कलर चेंज हो गया। ये रखते हैं, इसको कम कैसे करेंगे, डूम 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 डूम। हाँ मैम ये इसको कम कैसे करते, हाँ हो गया हो गया हो गया, हुआ क्या कम लाइट। हाँ हो गई। अरे ये मैम काम नहीं आती ये वाली फाइल,
नहीं वो सर तो बोल दिया वो लेकर आएंगे टेम्पररी। हाँ दे दो ना इनको, बच्चों को एक एक दे दो, एक मास्टर कॉपी मेरे पास दे दो उसकी। ये जो है ये फिलहाल जो अभी आपको मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया है, ये आपके नोट्स है। नोट्स कौन से वाले, जो मैं जिससे पढ़ाता हूँ वो वाले नोट्स चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसा है, मैंने कुछ समरी बना रखी है। सर हम इसको पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, उसको पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, जैसा आपका मर्जी, जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। मैं फिर भी हमारा ICWAI का स्टडी मैट अभी ओपन कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ ना इसमें भी हमारा क्या क्या चीज़ें कवर हो गया है। ऑफकोर्स ये देखो मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन ये तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, इस पर कोई थेरी बनता नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म एक बचा है आई गेस। एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, Yes. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट मैंने अलग चैप्टर बना रखा है, मैं यहाँ नहीं कवर करवाऊंगा, ये अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं कहाँ पढ़ाऊंगा बोल रहा हूँ, मैं इसको एक अलग कॉस्ट शीट नाम से एक चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं आपको। कौन सा चैप्टर पढ़ाता हूँ? कॉस्ट शीट, बट वो ओवरहेड के बाद पढ़ाता हूँ मैं। क्या होने के बाद पढ़ाता हूँ? अभी पढ़ा दूंगा मजा नहीं आएगा, कुछ आपको लगेगा क्या हो रहा है, समझेगी नहीं चीजें, तो ओवरहेड के बाद पढ़ेंगे हम उसको। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार गो थ्रू करते हैं हमने, देखो क्या क्या देख लिया है इसमें से, वो भी देख लेते हैं। मॉड्यूल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल होती है, इसके चक्कर में पढ़ो मत। इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर खर्चे निकले, फिर वो खर्चों का हिसाब कैसे रखेंगे, इसके ऊपर में बॉडी बनी, ठीक है। तो ये सब चक्कर में पढ़ना नहीं है। ये हमने देखा है कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, याद है हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई है इसकी, यस और नो? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? इट विल कवर अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या था? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या था? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अब भी पढ़ के आए हम। ऑब्जेक्टिव असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल मेरे इसमें तो भी बेटर है, कॉस्ट रिडक्शन, असर्टनमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वाइज, ये मेरे इसमें नहीं है, ये वाला पॉइंट मेरे इसमें नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन लोकेटिंग द इफिशियंसी, एंड ये सब इसमें आ गया। इफिशियंसी आ गया, काय में आ गया आपका? कंट्रोल में आ गया था। और हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। क्या लगता है इससे बेटर मेरे नोट्स में लिखा हुआ है? पॉइंट याद रखने को भी आसान है। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ये भी हम देख चुके हैं, बुक कीपिंग, असर्टेनमेंट, एनालिसिस, कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल, रिपोर्ट एंड ऑडिट। ऑडिट की जगह मैंने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। परफेक्ट, ठीक है। अगला क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये मैंने नहीं कवर करवाया। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यूनिफॉर्म कॉस्ट, ये मैं बोल के नहीं कवर करवाया ना मेरे भाई। वो लास्ट वाला टॉपिक था ना, मैनेजियल डिसीजन मेकिंग, मैंने बोला था ना इस पर डेडिकेटेड चैप्टर है, वहाँ देखेंगे हम। अच्छा, इसेंशियल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी यहाँ कवर नहीं करेंगे हम, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में कवर करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह ये सब हम कहाँ कवर करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में। क्लियर है? अच्छा, ये डिफरेंस हमारा हो चुका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डे 1 पे करवाया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? वही जो टू नो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। इसका पर्पस क्या है? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल। और इसका पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग। याद आया क्या? एक बार फिर भी इसमें क्या लिखा हुआ है इसको भी आप गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। शलाई मूव फर्दर? एक बार पढ़ लेना, मैंने मीनिंग समझा दिया है आपको। ये सब वो उसमें कंपैरिजन में इंडिविजुअल कंपैरिजन है। एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स ये देख चुके हैं हम, कॉस्ट का मीनिंग। उसके बाद हम देख चुके हैं कॉस्ट का ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए भाई फिर मैं बता रहा हूँ, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल, ये दो मैं करवा चुका हूँ वैसे तो। अवॉइडेबल कॉस्ट का नाम क्या है? अवॉइडेबल कॉस्ट का नाम क्या है? नहीं, अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब अबनॉर्मल, और अनअवॉइडेबल का नाम क्या दिया था? नॉर्मल। और कंट्रोलेबल नॉन अनकंट्रोलेबल अलग है ना, ये मैं करवा चुका हूँ क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के हेड्स भी है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है, कॉस्ट यूनिट हो चुका है, हाँ या ना? अच्छा, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, अब वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट ना मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्विस कॉस्ट के टाइम पे। किसके टाइम पे? मैं अभी बोल भी दूंगा ना, समझ में नहीं आएगा, यानी मैं एग्जाम्पल कैसा लूँ? ये बनाना है तो माउस तो एक माउस है ना, माउस काय में गिना जाएगा? एक माउस। अगर मेरे को सर्विस इंडस्ट्री में गिनना है, हॉस्पिटल को अगर मेरे को बताना, हॉस्पिटल को अगर हॉस्पिटल का चार्ज लेना है या होटल का चार्ज लेना है, होटल के चार्ज की बात करते हैं, होटल का चार्ज कैसे लोगे आप? पर डे। तो पर डे में पूरा होटल दे देते क्या आप? 10 रूम है तो क्या बोलोगे? पर डे पर रूम, क्या बोलोगे उसको? वापस बोल।
पर डे पर रूम बोलते हो, वो लोग पर डे ही बोलते हैं, बट क्या पूरा होटल थोड़ी देते? 5,000 रुपए में पूरा होटल अपना कि एक रूम अपना? और वो भी रूम पूरे साल भर के लिए, एक दिन के लिए? तो वहाँ कितने यूनिट है? एक है या 2 यूनिट है? कौन सा एक है? एक रूम और एक नाइट, ये 2 यूनिट है ना? तो वहाँ 1 यूनिट है कि 2 यूनिट है? बट ये माउस के लिए एक क्वांटिटी था ना? ये बोतल में पानी जो है 1 लीटर है, 1 लीटर 1 दिन का, क्या अपने आप पानी थोड़ी भरता ना इसमें? ये नहीं बोलते, ये क्या होगा? सिंगल यूनिट है 1 लीटर। अगर 5 लीटर की भी बोतल रहती तो भी मैं उसको सिंगल यूनिट बोलता। बट जो होटल है, होटल वाले क्या बोलते? होटल वाले क्या बोलते? 1 रूम पर नाइट। क्या बोलते हैं? उनका चार्ज कैसा रहता? पर रूम पर नाइट। तो वहाँ सिंगल यूनिट है कि डबल यूनिट है? उसको कंपोजिट यूनिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है ये। कुरियर भेजना है, कुरियर कुरियर भेजना है तो क्या रहता? पर केजी रहता कि पर केजी किलोमीटर रहता? 1 किलोमीटर 1 किलो भेजने का चार्ज 2 रुपया है। देखो 50 किलोमीटर भेजना है, 4 किलो है, 50 इंटू 4 इंटू वो जो भी है रेट, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। समझा क्या? अरे हाँ या ना बोल। ये सर्विस इंडस्ट्री में पढ़ते हैं हम कंपोजिट यूनिट। देख ले, उसने एग्जांपल भी सर्विस के दिया है। हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, हॉस्टल डाल दे तू, पर बेड, पर ईयर या पर बेड, पर मंथ, पेइंग गेस्ट, लाइब्रेरी, पर बुक, पर डे। ऐसा थोड़ी है 7 दिन की लाइब्रेरी, पूरी लाइब्रेरी घर लेके आ जाऊंगा मैं 7 दिन के लिए? ऐसा होता है कि लाइब्रेरी से एक एक बुक मिलती है दिन के हिसाब से? अरे समझा क्या? अरे हाँ या ना बोल। कॉस्ट सेंटर, हाँ है कॉस्ट सेंटर है आपको, चलो ये मैं पढ़ा देता हूँ। कॉस्ट सेंटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड एवरीथिंग, ये चेक करना था, ये बाकी है। मेरे को लगा ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नाम के चैप्टर ही है, आपको उसका कैलकुलेशन भी आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे मैं करवा चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट में किया था ना हमने। 3 चीज थी। क्या क्या थी? लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बनता है वो? प्राइम कॉस्ट। उसमें क्या जोड़ो? फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या बनता है? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्या जोड़ो? एडमिन ओवर प्रोडक्शन वाले। तो क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझा क्या? अरे हाँ या ना बोल। कन्वर्जन कॉस्ट बाकी है, ये चैप्टर में यूज होगा। ओवरहेड कॉस्ट बाकी है, इस पे डेडिकेटेड चैप्टर है। बट मैं ओवरहेड का मीनिंग बता चुका हूँ आपको कि नहीं बताया? ओवरहेड क्या होता है? सारे इनडायरेक्ट मिला के ओवरहेड बनते हैं ना। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चैप्टर है, तो मैंने यहाँ बात ही नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया, जबरदस्ती टाइम पास नहीं करना था। कॉस्ट अलोकेशन ओवरहेड में पढ़ेंगे, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट ओवरहेड में पढ़ेंगे, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन ओवरहेड में पढ़ेंगे, अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड, ये ओवरहेड में चैप्टर में यही पढ़ना है ना हमको। तो मैं अभी यहाँ टाइम पास क्यों करूँ? फिर यहाँ से इसने इलास्ट्रेशंस ले लिए। इलास्ट्रेशंस का है कि ये बेसिकली ये इलास्ट्रेशन उसके वो ओवरहेड चैप्टर का इलास्ट्रेशन है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो चुका है हमारा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या था ये हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में था ना मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। क्लियर है ये डायरेक्ट वाले जो रहेंगे वो सारे हैं, और इनडायरेक्ट वाले मिलाकर क्या बनते हैं? ओवरहेड। बनाया ना उसने, ऐसा एरो मारा ना? अरे बाबू हाँ या ना बोल। उसके बाद क्लासिफिकेशन में बाकी हेड्स भी है। नेचर में लेबर, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ट्रेसेबिलिटी में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फंक्शन में ये थे ना प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड रिसर्च। इनने ये यूज़ किया। मैंने क्या यूज़ किया? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वो। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? ऑन द बिहेवियर, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। नेचर ये बचा हुआ है हमारा, ये नेचर जो है इस पे डेडिकेटेड चैप्टर्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके नीचे उसने एक्सप्लेनेशन दिया है। स्किप करूँ ये एक्सप्लेनेशन? ये हमारा हो चुका है ना? अच्छा, इन्होंने सेग्रीगेशन की मेथड कौन सी ली है? ग्राफिकल, हाई लो, लीनियर इक्वेशन। जिसको मेरे बुक्स में लीनियर इक्वेशन को हमने क्या नाम से पढ़ा है? ली स्क्वायर मेथड से। कैसे पढ़ा हुआ है? ली स्क्वायर। और इन्होंने ली स्क्वायर मेथड अलग दी हुई है, बस यही मेथड को उन्होंने एक्स वाई से सॉल्व किया हुआ है डेविएशन डाल के। तो कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े यहाँ से हम। मैंने तो इससे ज़्यादा ही पढ़ा है ना, कंपैरिजन वंपैरिजन भी पढ़ा के रखा हूँ मैंने। अगला है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ये अलग चैप्टर है। ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सीधा बोल, मुंह पे बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि इस पर डेडिकेटेड एक चैप्टर मैं कवर करवाऊँगा। अभी ये ऐसा बीच में से कुछ तो भी करवा देने वाली हरकत नहीं कर सकता ना, सॉरी। इस पर हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है? तो ये पूरा वो कॉस्ट शीट में जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट पे एक चैप्टर है हमारा, एंड खत्म। तो अब हम सिर्फ क्या पढ़ाना बाकी रह गया आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। क्या बताना रह गया आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एंड द चैप्टर विल गेट ओवर। क्लियर है?
ऐसा तो नहीं लगा कि सर आपने कुछ तो भी कम किया। मैं बोल रहा हूँ मैंने आधा 1.5 नहीं पढ़ाया उसमें से। क्या नहीं पढ़ाया मैंने? 1.5। उस पर एक चैप्टर ही है, आपके भी मॉड्यूल में चैप्टर है ना। आपको लग रहा होगा कि सर हमारी बुक में चैप्टर है क्या, आप एक्स्ट्रा चैप्टर बना रहे। देख मैंने तो चैप्टर ब्रेक किया है, और वैसे वो एक चैप्टर आपको है भी। वो लोग आधा चैप्टर अभी पढ़ाते हैं ना, आधा चैप्टर बाद में पढ़ाते हैं। आई डोंट लाइक दैट। दिखा देता हूँ मैं। कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बुक, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेशन, मार्जिनल नहीं है। कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर नहीं है आपके बुक में। मैं पढ़ाऊंगा वो कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर, आपको अलग पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? बट वो ओवरहेड हो जाने के बाद। कब पढ़ेंगे हम? ओवरहेड हो जाने के बाद। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। तो चलिए। हाँ पापा, वेरी बैड क्वेश्चन। जो क्लास में अपन सब कर रहे हैं बनाना है। चलिए लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का मीनिंग क्या होता है। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। सबसे पहला है कॉस्ट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को ना आप डिपार्टमेंट से कंफ्यूज कर सकते हो, बट दे आर नॉट डिपार्टमेंट, दे आर नॉट डिपार्टमेंट। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। जैसा अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, विहान इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक सेल डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, आपका जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है वो अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। सेल और मार्केटिंग में फ़र्क है? हाँ है। सेल वाले सिर्फ जो कॉल आते हैं उनको अटेंड करते हैं, नोट्स बेचना है, ये बेचना है, वो बताते हैं। परचेज वाला वो एक्विजिशन लेते हैं, टाई अप करते हैं टीचर्स से वगैरह। पब्लिकेशन वाले नोट्स खुद के भी प्रिंट करके हम बेचते हैं, और मार्केटिंग वाले विहान की ब्रांडिंग करते हैं। अभी अगर मैं बोलूँ तो कुछ खर्चे इनको भी लगते होंगे, इनको भी तो कुछ खर्चा लगता होगा, इनको भी कुछ खर्चा लगता होगा, इनको भी कुछ खर्चा लगता होगा, इनको भी कुछ खर्चा लगता होगा। तो इन डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा लगने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस डिपार्टमेंट के खर्चे मैनेज करो, ये सारे पर्सन्स को साथ में ला दिया तो उसको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कॉस्ट। तो मेरे को बताओ ये जो है ये कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं कि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई है? हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई है। तो कॉस्ट सेंटर मतलब द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कॉस्ट। क्या बोला? आपस बोलो। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कॉस्ट, दे ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर्स, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड एज कॉस्ट। इसमें ना 2 प्रकार के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। कितने प्रकार के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं? 2। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है डिस्क्रिशनरी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने अगर सुनो बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक नोट्स 1000 पेज का है। मेरा नोट्स कितने पेज का है? 1000 नहीं, 100 पेज का नोट्स है मेरा। कितने पेज का नोट्स है? 100। अब अगर मैंने 500 पेज प्रिंट पे दिए, 500 पेज की कॉस्ट की फॉर प्रिंटिंग, कितने नोट्स तैयार होंगे? 5। इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइन है, इतना खर्चा करेंगे तो इतना आउटपुट निकलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। कौन सा स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट चलाया, गूगल पे चलाया, इंस्टाग्राम पे चलाया, फेसबुक चलाया, भर भर के ऐसी एड्स चलाई मैंने। तो जब मैंने ये एड्स चलाई तो मैं बोल सकता हूँ क्या 10,000 रुपये का खर्चा करूंगा तो 3 बच्चों के एडमिशन होंगे? ये डिफाइन है क्या? नहीं है। तो 10,000 के खर्चे में एक भी एडमिशन नहीं होता, कभी 10,000 के खर्चे में 12 एडमिशन भी हो जाते। तो क्या ये इनपुट आउटपुट रेशियो में डिफाइन कर पा रहा हूँ क्या वो ऑनलाइन मार्केटिंग का? तो वो कौन सा कॉस्ट सेंटर हो गया? डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं डिफाइन कर सकते? इनपुट। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया? इनपुट इज मेजरेबल एंड आउटपुट रिक्वायर्ड कैन बी स्पेसिफाइड। तो इनपुट आउटपुट रेशियो निकल जाएंगे। एंड डिस्क्रिशनरी क्या हो गया? हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड फाइनेंशियली। इनपुट आउटपुट रेशियो देखो ये दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या लैंग्वेज लिखा है उसने? इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड। ये कौन सा सेंटर हो गया? डिस्क्रिशनरी। क्लियर है क्या यहाँ पे? पक्का श्योर? मैंने 4,000 रुपये का एक बेंच मिलता है, मैंने 40,000 के बेंच खरीदे। कितने बेंच खरीदे? 10। निकाल पाए ना आप? कौन सा सेंटर हो गया वो? स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। क्लियर है? बढ़ो आगे यहाँ से। उसके बाद में ये सब सेंटर में ये जो है, खासकर सुन बच्चे, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होंगी कि यहाँ पे होगा कि आपको बेचना भी है, सेल भी करना है। इनको सेल की जिम्मेदारी नहीं है, इनको भी सेल करना है, क्लासेस सेल करना है, नोट सेल करना है। मार्केटिंग वालों को सेल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हिट करवाते रहना पड़ता है कि विहान नाम का कोई ब्रांड है करके। तो आपको नहीं लगता इन दोनों में ये जो लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है रेवेन्यू जनरेट करने की?
इनकी जिम्मेदारी है ना रेवेन्यू जनरेट करने की, तो ये कौन सा सेंटर हो गया, रेवेन्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू जिसके ऊपर है वो क्या कहलाए जाएंगे, रेवेन्यू सेंटर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू जिसके पास है उसको क्या कहलाया जाएगा, रेवेन्यू सेंटर। हाँ या ना। और आपको नहीं लगता इनके ऊपर वॉच रखने के लिए कोई ना कोई होगा जो देखेगा कि भैया हमारी रेवेन्यू इतनी जनरेट हुई, कॉस्ट इतनी इनकर्ड हुई, तो प्रॉफिट कितना आया, इन दोनों को मिलाकर क्या आया बोलेंगे हम, प्रॉफिट। या प्रॉफिट देखने के लिए कोई मैनेजर अलग होगा ना, जो सारे सेंडर्स को कोऑर्डिनेट करके देखता होगा प्रॉफिट कितना आया, तो वो जो बंदा देख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट सेंटर। मेजरली अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ये कौन होता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है हमारा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है ये चेक करना कि खर्चा कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट सेंटर। क्या बोलेंगे हम, वो जो ब्लू और येलो में जो कोऑर्डिनेट करेगा, जो ब्लू और येलो में जो कोऑर्डिनेशन करेगा। तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू एंड इनकर्डिंग एक्सपेंडिचर। तो आपको नहीं लगता कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर प्रॉफिट सेंटर के अधीन है, प्रॉफिट सेंटर के अधीन है मतलब प्रॉफिट सेंटर के अंडर आते होंगे, है ना। जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू जिसकी जिम्मेदारी है वो रेवेन्यू सेंटर, दोनों पे वॉच रखने की जिसकी जिम्मेदारी है वो कौन सा सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर। जनरल मैनेजर बोलते, जनरल मैनेजर भी नहीं है वो, एक्चुअली मैनेजर कोई नहीं है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब क्या होगा, अब जैसा मान के चलते हैं विहान को एक और बिल्डिंग खरीदनी है, वहाँ नए क्लासरूम्स बनाना है, ये डिसीजन लेंगे ना, कौन लेगा, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट। रुपेश सर हो गए, मेरे से कोऑर्डिनेट करके ऋषभ सर से, ये सब मिलकर डिसीजन हम जब ले रहे हैं, तो हम सब क्या हो गए, हम सब क्या हो गए उसके इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हो गए। क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट, जिसमें उनका नो विजिबल ये नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो ऑथराइज टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल, बड़े डिसीजन लेना, ये टॉप मोस्ट बॉडी होती है। इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन सी बॉडी होती है, टॉप मोस्ट बॉडी। तो ऐसे 4 सेंटर्स है, वापस बोल कौन से बोला, पहला कॉस्ट सेंटर, दूसरा रेवेन्यू सेंटर, तीसरा प्रॉफिट, और चौथा कॉस्ट सेंटर का काम क्या है, खर्चा देखना, खर्चा कितना कर रहे हैं। रेवेन्यू सेंटर टू जनरेट रेवेन्यू, प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर को इंटरमीडिएट करता है ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन करवाता है, दोनों जिम्मेदारी है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रॉफिट सेंटर के ऊपर है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है नए बाइंग वगैरह करना, वो डिसीजन भी इनके हाथ में होता है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो ऐसे 4 सेंटर्स होते हैं, कितने सेंटर्स होते हैं, जमेगा तो एक बार हाँ बोलेंगे। रोके डिस्कशन को यहाँ पर। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1, हमारा यहाँ क्या कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1। वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।